नमस्कार। नमस्ते प्रणाम जी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम सर। प्रणाम सबको। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो क्लासेस, ये आप लोग मान सकते हो कि दिस इज ए इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा जो इस मतलब कोर्स जो है, ये कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, और हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। हम नियम रूल सभी में जाएंगे। देखिए, जो क्लास का जो 24 क्लासेस है, मैंने शुरुआती जो 3 4 5 क्लासेस होगा, कम से कम 4 क्लासेस, आप में से जो लोग वैदिक जानते हो या फिर आप लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैं शुरू का 3 4 क्लासेस में राशि, भाव, ग्रह, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और राशि, भाव, ग्रह, जो हमारा टूल्स है एस्ट्रोलॉजी में, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा स्टोरी के माफिक होगा। धीरे धीरे उसके बाद प्रेसिडेंस हाउस डिविजन सिस्टम होगा, फिर हमारा सबलॉर्ड थ्योरी होगा। हाँ, आप सभी अपना म्यूट कर लीजिएगा, जब दरकार पड़े तो अपना अनम्यूट करिएगा। तो धीरे धीरे हम जो प्रेडिक्शन टेक्निक्स, फिर हमारा केपी रूल, कृष्णमूर्ति पद्धति में किस तरीका से हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसका विचार होगा। फिर रूलिंग प्लैनेट्स, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, टाइमिंग ऑफ इवेंट, होराडी एस्ट्रोलॉजी, और काफी कुछ जो है इस कोर्स में वो होता जाएगा। हर रोज क्लास का शुरू में पिछला दिन का क्लास का अगर किसी का कोई पिछला क्लास का कोई डाउट्स है, तो किसी भी क्लास का शुरू में आप लोग बोल दीजिएगा, और उस क्लास का एंड में उस दिन जो क्लास में हुआ उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। उसमें आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊंगा। आप लोग साथ में अपना कागज कलम रख सकते हो या भी नहीं रख सकते हो। सुनते समय आप लोग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग जब देखिएगा उस समय दरकार पड़े तो आप नोट्स बना लीजिए। हर क्लासेस का रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से देखिएगा। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि क्लास के हो जाने के बाद नेक्स्ट डे आप लोग कोई एक मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, सर रिकॉर्डिंग दे दो। काफी सारा ग्रुप चलता है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो रिकॉर्डिंग आप लोग एक बार रिमाइंड करिएगा। और आज जो मतलब जो हमारा बोलना है, जो हम आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष। देखिए, लोग कहता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग एस्ट्रोलॉजी नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको कहता है, व्हाट अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वेदा, जो वेद का मतलब है ज्ञान। हमारे प्राचीन ऋषियों ने चतुर्वेद, ऋक, साम, यजु और अथर्व, अर्थात पूरा यूनिवर्सल नॉलेज जितना भी ज्ञान,
पूरा ज्ञान को 4 पार्ट में बांटा था, एक ऋग, साम, यजु और अथर्व। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हर एक वेद का 6 अंग होता है, 6 limbs of Vedas. What about 6 limbs of Vedas? जैसे हमारा शरीर का बहुत प्रकार का अंग है, उसीलिए जो वेद का 6 अंग, जैसे हमारा आंख, कान, नाक ऐसा होता है ना, तो वेद का 6 अंग है। उसमें जो भी है, काव्य है, जो भी है, उसमें एक अंग है ज्योतिष। कहता है ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख होता है। प्राचीन काल में देखिए, हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, जो वैदिक ज्योतिष हम जिसको कहते हैं, इसका अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, इट्स मोर और लेस 10,000 ईयर्स जो है इसका कहानी है, 10,000 साल कम से कम। अगर प्रभु रामचंद्र जी का हॉरोस्कोप है, भगवान श्री कृष्ण का हॉरोस्कोप है, कुंडली है, तो निश्चित रूप से वेद उससे पहले। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहूंगा, हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, आप सभी को पता है कि आश्रम बेसिस शिक्षा या ज्ञान का जो रिसर्च होता था, रिसर्च पूरा भारत भूमि में हजारों ऋषियों का हजारों अलग अलग आश्रम था, और जो ऋषियों का आश्रम था, उन आश्रम में वो ऋषि, उनका जो डिसिपल, सब मिलके हजारों साल, मतलब एक ऋषि फिर उनका जो डिसिपल, उनका डिसिपल क्या किया करते थे, रिसर्च करते थे। किसके ऊपर? हर एक चीज के ऊपर, हर एक विषय के ऊपर। और उन रिसर्च में उन्होंने क्या किया था कि जो ज्योतिष है उसको हायर लर्निंग, उच्च शिक्षा का दर्जा दिया गया था। अर्थात कोई बच्चा आके जब टोल में, आश्रम में पढ़ाई चालू करेगा तो उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। शुरू में बहुत प्रकार का ज्ञान, नॉलेज दिया जाएगा। अब जब वो पक जाएगा, मतलब उसका जब बेसिक लर्निंग हो जाएगा, तो उसको हायर लर्निंग के लिए एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज दिया जाता था। तो ज्योतिष, दिस इज द हायर लर्निंग। आज के दिन में जो मास्टर्स डिग्री है ना, आप मास्टर्स पीएचडी लोग करते हैं, तो वी आर डूइंग सो। ये इतना सीधा विद्या नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, परंतु ये हायर लर्निंग है। अब जो ज्योतिष की जो उन लोगों के पास जो रिसर्च चालू हुआ, क्या रिसर्च चालू हुआ? देखिए, 2 प्रकार का साइंस है। एक को कहते हैं क्वांटम फिजिक्स एंड अनदर इज मेटाफिजिक्स। व्हाट अबाउट क्वांटम फिजिक्स? जो आइंस्टाइन ने किया, जो न्यूटन ने किया, जो लैब में जाके वो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम ने किया, दिस आर ऑल क्वांटम फिजिक्स। हमारा आंख देखा, कान सुना, नाक समझा, पूरा उसको हम पंच इंद्रिय से समझा, उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट हमने देखा, दैट इज क्वांटम फिजिक्स, उस रिसर्च को। और एक होता है मेटाफिजिक्स, जो हम ये पंच इंद्रिय से उसको अनुभव ना कर सके, बट और 6 इंद्र उसका रोल है, जो उसको अनुभव कर लिया, जो उसको समझ लिया। आप मेरे सामने खड़ा हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एकदम सही सलामत बात कर रहे हो, बट मैं मन ही मन में समझ गया हूं, यू आर ए वेरी गुड मैन, यू आर ए वेरी वाइज मैन, और यू आर ए वेरी बैड मैन। कैसे समझा? आंखों से कुछ नहीं देखा, कानों से कुछ नहीं सुना, आप एकदम सीधा साधा सच्चा इंसान खड़ा हो, आप एकदम अच्छा वस्त्र पहन के खड़ा हो, आप अच्छे अच्छे बात बोल रहे हो, और मेरे साथ अच्छे व्यवहार भी कर रहे हो, फिर भी मैं खड़े खड़े समझ गया कि आप बड़ा चालाक इंसान हो, आप बड़ा दुष्ट इंसान हो, आप बड़ा वो समझ गया मैं। हाउ? पंच इंद्र का तो खेल नहीं है, दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ सेंस। ये जो 6 इंद्र का जो खेल है, जहां पे
क्या होता है, हमारा सिक्स्थ सेंस का काम होता है, छठा इंद्रिय, वो मेटाफिजिक्स का काम है, जिसके बारे में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इतना चर्चा नहीं हुआ, जिसके बारे में उनका कोई धारणा ही नहीं है तो बड़ा कम। और हमारे भारतीय भारतीय जो वैदिक जो परंपरा में इसका धारणा बहुत ज्यादा था कि इंसानों का आज देखिएगा लोग ना सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड को लेके पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड पता ही नहीं था किसी को। आज सबको पता लग रहा है। तो ये जो ज्योतिष जो है, ये जो इसका जो चर्चा हो रहा था, तो प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग आश्रम में अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो रहा था। कौन सा ऑब्जर्वेशन? जस्ट एन एग्जांपल, जंगल में पेड़ गिरा, नदी पे बाढ़ आया, एक बार गिरा नदी पे बाढ़ आया, 2 बार गिरा नदी पे बाढ़ आया, 100 बार पेड़ गिरा नदी पे 100 बार बाढ़ आया। अब ऋषियों ने बोला भाई जब भी जंगल में पेड़ गिरता है तब भी नदी पे बाढ़ आता है, दिस इज ए रूल, लिख दो भाई, जंगल में पेड़ गिरेगा तो नदी पे बाढ़ आएगा। अब हैरान होंगे, मिस्र में उन लोगों का 6-7 हजार साल का जो सभ्यता है, 6,000 तो उन लोगों का सभ्यता जो है वो सिर्फ एक रिवर नाइल, उस नाइल रिवर सेंट्रिक उनका सभ्यता, उसका माता पिता बाप भाई बहन जो भी हो आपका, वो नील नद, उसी नील नद को लेके ही उन लोगों का जीवन चलना शुरू हुआ था और उसी नील नद से ही वो सभ्यता। उस नील नद का पानी का लेवल, नाइल का जो पानी का लेवल ना, हर रोज, भाई नदी का पानी ना हर रोज सेम लेवल में नहीं होगा, कभी ऊपर कभी नीचे होगा। तो उस लेवल को चेक करके ऑब्जर्व करके वहां पे एक रिसर्च हजारों साल से हुआ है कि इस पक्ष में, इस तिथि में नाइल का पानी इस लेवल में होगा तो ये घटना घटित होगा। मान लो कि नाइल का पानी किसी एक पर्टिकुलर पक्ष में एक पर्टिकुलर लेवल को छू लेता है तो किसी राजा का हत्या हो जाता है, और उन्होंने देखा कई बार हुआ ऐसे, जब भी वो होता है ऐसे। दिस इज मेटाफिजिक्स, वी डोंट नो बट वी बिलीव। और हम जो सनातनी करो, क्यों? जो धर्म मानने वाले हैं, हम जो धर्म मानते हैं, कोई भगवान देखा? नोबॉडी, बट वी बिलीव ही इज द सुपर पावर। हाँ, किसने देखा? कि हमने सुना प्रभु रामकृष्ण देव ने माँ काली को खिलाया था, हमने सुना जो बामा खेपा था वो माँ काली को डांटा था, वो कबीर साहब ने वो देखा था, गुरु नानक जी ने वो देखा था, वो किया था, वो शिव जी से उसका बातचीत हुआ था, हमने सुना और उसको हम बिलीव करते हैं। बिकॉज हम ये जो नाम मैंने कहा, जिन लोगों का नाम कहा, इन लोगों को भी हम बिलीव करते हैं। वाई? कि इन लोगों का जीवन चलना, चाल चलन, इन लोगों का पूरा जो जीवन था वो इतना अच्छा जीवन था, वो बिलीव करने योग्य। हम शंकराचार्य भगवान को बिलीव क्यों नहीं करेंगे भाई? वो आजीवन जन्म से मरण तक विश्वास के ही काम किए हैं, क्योंकि वो विश्वासी थे और हम उनको विश्वास करते हैं। हम प्रभु रामकृष्ण देव को विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते थे? बिकॉज उनका विश्वास था कि माँ काली है, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसको डांटा जाता है, और वो वही किया, अर्थात माँ काली है। वी बिलीव हिम, सो वी बिलीव माँ काली। दिस इज मेटाफिजिक्स। अब भगवान के सामने जब हम जाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं, वहां का माहौल ही अलग है। हम हाथ जोड़ के उनके सामने जब खड़े हो जाते हैं, हे माँ, हे भगवान, हे माता दी, जो भी है, प्रभु राम, क्या करते हैं? हम बिलीव करते हैं। दिस इज मेटाफिजिक्स। और ज्योतिष में मेटाफिजिक्स का ही रोल है। हाथ की रेखा, हाथ का रेखा बोलता है कीरो साहब ने हाथ की रेखा के ऊपर काम किया, राइट, सबसे अच्छा रिसर्च किया, क्योंकि उनके पास टूल्स था जो भी था, बट उन्होंने यही से सीख के गया था, पाल्मिस्ट्री। हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने ऐसे हजारों केस स्टडी, आज की भाषा केस स्टडी बनाए थे कि ऐसी रेखा होने से यह घटित होता है।
मतलब ऐसी रेखा होने से ये घटित होता है। जब भी किसी का ऐसा रेखा आएगा तो इस रेखा आने से ऐसा होता है, वो लिख दिया अपना ऑब्जर्वेशन, और आगे वाला जो है उसको पढ़ा, बोला हाँ ऐसे होने से ऐसा होता है। दिस इज साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या कह रहा था कि प्राचीन ऋषियों ने अलग अलग आश्रम में अलग अलग जो रिसर्च था उनका, जो ऑब्जर्वेशन था, वो आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया। वेद तो श्रुति था, गुरु जी ने अपना शिष्य को बोला भाई ये होता है, वो होता है, वो होता है, शिष्य सुना, अच्छा ऐसे होने से ऐसा होता है, और वही वो ऑब्जर्व करते गए और नया नया ऑब्जर्वेशन उनको एड ऑन होता गया। लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में अगर सबसे बड़ा कोई ज्योतिष था, दैट वाज भगवान शिव जी। कोई कहता है नारद जी भी बहुत बड़ा ज्योतिष था, कोई कहता है भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ऑल दे नोज एस्ट्रोलॉजी। शुक्राचार्य भगवान, ही वाज द ग्रेट, भगवान भगवान ही कहूँ, शुक्राचार्य, ही वाज द वेरी ग्रेट पर्सन। ही वाज द टीचर, ही वाज द गुरु ऑफ राक्षस, मृत संजीवनी का आविष्कर्ता, तो वो भी जानते थे। लेकिन उन लोगों का रिसर्च था खाली आंख में भाई, उन लोगों का रिसर्च था खाली आंख में। हम तो आज तो गैलीलियो वो बाइनोकुलर का जो है वो किया, उसके बाद सबने देखा, बोला धरती घूम रहा है, चंद्रा घूम रहा है, सूरज फिक्स है। लेकिन आज से 10,000 साल पहले ना बाइनोकुलर था ना कुछ था, और ऊपर दूर आसमान में टिमटिमाते सितारे जो हम देखते हैं, उन सितारों को ऑब्जर्व करके हमारे देश के ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उन सितारों को ऑब्जर्व करके उनको ग्रुपिंग कर दिया कि दिस सितारे दे आर ए ग्रुप। और वो जो ग्रुपिंग किया, उस ग्रुपिंग करके उसकी जो चलन, उसकी स्थिति गति, उसकी अवस्थान के ऊपर अपना रिसर्च चालू किया, ऑब्जर्वेशन करा कि ऐसे होने से ऐसे होता है, और वो हजारों साल से वो ऐसा किया और आज भी घटित होता है। मुहूर्त, पंचांग, चाहे जो भी हो, ऑल द नक्षत्र बेस्ड। तो प्राचीन काल में ये जो इतना ऑब्जर्वेशन अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग जगह में किया, इन ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट मिल्क किया महर्षि पराशर। हम उसको महर्षि पराशर को कहते हैं, ही इज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं कहूंगा ही इज द गॉड फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कैसे किया? देखिए, उन समय अलग अलग ऋषियों का आश्रम में जो ऑब्जर्वेशन या जो रिजल्ट हुआ था, जो भी उनके पास था, फर्स्ट महर्षि गर्ग, ही वाज द वेरी ग्रेट सेंट इन दिस टाइम। सभी उनको सम्मान करते थे, बहुत बड़ा ऋषि। उस समय बड़े बड़े ऋषियों का बड़े बड़े सम्मान था। तो महर्षि गर्ग का, मेरा जितना जानकारी है, मे बी रॉन्ग, महर्षि गर्ग का पुत्र था पराशर। और पराशर जी ने क्या किया, पूरे भारत भूमि में जितना अलग अलग आश्रम में जितना अलग अलग रिसर्च मौजूद था, जितना ऑब्जर्वेशन मौजूद था, फर्स्ट इक्वली ग्रैब किया, सबको लेके सबको इकट्ठा किया, मिल्क किया, जहां पे जो था मिल्क किया, जो हम आज के दिन में कहते हैं BHPS, बृहद पराशर होराशास्त्र, बृहद पराशर होरासारा। तो महर्षि पराशर फर्स्ट क्या किया, जितना नॉलेज पूरा भारत भूमि में इधर उधर इस ऋषि का आश्रम में, उस ऋषि का आश्रम में, उन्होंने ऐसे देखा, मिल्क किया। और इसी कारण हमारे देश के जो ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष में इतना हजारों प्रकार का योगास है, हजारों प्रकार का योगा, हजारों प्रकार का अलग अलग ऑब्जर्वेशन, 60 टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट, और भी बहुत था। दशा सिस्टम, कितना प्रकार की दशा सिस्टम, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, कितना प्रकार की दशा सिस्टम। कोई ने बोला भाई मेरे विचार से इंसानों का एवरेज आयु 120 साल होगा। कोई बोला नहीं, मैंने देखा ना इंसानों का आयु एवरेज 108 ईयर्स। कोई बोला नहीं, मैंने देखा एवरेज आयु 116 ईयर्स। तो जो जैसे देखा वो उसको बना दिया रूल, और जो जो देखा वो सही देखा, कोई गलत नहीं है। तो इतना सब चीज को उन्होंने इकट्ठा किया। फर्स्ट वर्क महर्षि पराशर किया था। अब बात ऐसा है कि इसके बाद महर्षि पराशर जी के बाद उनके जो वंश में शायद उनका पुत्र या पौत्र जैमिनी जी, उन्होंने आके फिर एक नया फंडा लाया, जिसको आज हम डिग्री सिस्टम कहते हैं। जैमिनी जी, ही वाज द इन्वेंटर ऑफ दैट।
कोई वेस्टर्न पॉलिसी नहीं है। अंश कला, पल विपल, ये सब हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा बात यह है। ये जो हम आज के दिन में, आप में से जिनको ज्योतिष का धारणा है, आप जानते हो ज्योतिष में 12 राशि होता है। हर सुबह आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, अपना टीवी चैनल में राशिफल, आज का राशिफल, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ऐसे कैसे 12 राशि है। ये जो राशि वाला कॉन्सेप्ट, इन राशि कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे देश में प्राचीन काल में इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन हुआ था भी नहीं, इसको लेके इतना ज्यादा रिसर्च हुआ था भी नहीं, बड़ा कम रिसर्च हुआ था बड़ा कम। और इसका रिसर्च सबसे ज्यादा हुआ था जाके वेस्टर्न में। किसी तरह 4-5 हजार साल पहले इधर से उधर चला गया था नॉलेज, और वहाँ के ग्रीक जो रोम ग्रीक, वहाँ का जो पंडित लोग, वो राशि वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, और राशि वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के बोला 12 राशि। फिर वही 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट रिसर्च के बाद रिटर्न आया, जब सिकंदर ने पूरा धरती को, मतलब वो क्या करने के लिए, कि अपने विजय प्राप्त करने के लिए निकला, तो सिकंदर ना अपना सिर्फ 10, 20, 100 हजार, 2000, 5000 सेना लेके नहीं निकले थे। ही नोस कि मैं निकल रहा हूं तो मुझे आने में बड़ा समय लगेगा, तो अपना पूरा सिस्टम लेके निकले थे, पूरा सिस्टम, डॉक्टर्स, वैद्य, ज्योतिष सब लेके निकले थे। और उसी के साथ जो ज्योतिष या जो लोग आए थे, उनके साथ भारत भूमि के उस समय का तक्षशिला में, उत्तर पश्चिम सीमांत में, दोनों जो ज्योतिषों का जो आदान प्रदान हुआ था, शायद उस समय ये राशि कॉन्सेप्ट फिर रिटर्न बैक आया, और इस राशि कॉन्सेप्ट को हमारे देश के जो उस समय का पंडित लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ ये खराब नहीं है, दिस इज वेरी इजी। अब इस राशि कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। प्राचीन काल में हमारे देश के जो पंडितों ने जो नक्षत्र बेस्ड रिसर्च करते थे, नक्षत्र बेस्ड रिसर्च मतलब कि ऊपर आसमान में जो टिमटिमाते सितारे हैं, उन टिमटिमाते सितारों को उन्होंने ग्रुपिंग किया करके 27 ग्रुपिंग किया, और एक सिंगल जो है उसका नाम है अभिजीत। ये जो ग्रुपिंग हुआ, मतलब मान लो 4 सितारे पास पास है ऊपर आसमान, 4 सितारे पास पास है, बोला दिस 4 स्टार, 3 सितारे पास पास, बोला 3 स्टार। कहीं पे 100 सितारे पास पास है, किसी के पास कोई नहीं है, वो अकेले है, तो ऐसे ग्रुपिंग किया और उसका नाम दे दिया, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, माघा, ऐसे करके 27 नक्षत्र, इंक्लूडिंग अभिजीत कहेंगे तो 28 नक्षत्र। और इसका ऊपर ही पूरा प्राचीन भारत में, प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में इसके ऊपर ही रिसर्च ज्यादा हुआ था, इसके ऊपर ही ऑब्जर्वेशन हुआ था। आप सभी जानते हो कि महाभारत काल में पंच पांडव में वन ऑफ द पांडव वाज सहदेव, शायद सहदेव या नकुल। ही वाज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उनके पास नक्षत्र को ऑब्जर्व करने का सबसे ज्यादा शक्ति था। वो नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार का अवतार था। जैसे युधिष्ठिर था धर्मराज का अवतार, जो भीम था वो पवन पुत्र का, अर्जुन था इंद्र का अंश था, तो वो दो जो नकुल सहदेव था, दे आर द अवतार ऑफ अश्विनी कुमार राज देव वैद्य कहते थे, 2 अश्विनी कुमार। तो ये जो नकुल सहदेव में, उसमें एक दोनों में एक का गुण था मेडिकल साइंस का, और एक का गुण था एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का। समझ लीजिएगा, प्राचीन काल में मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी दोनों का समान दर्जा दिया गया था। आज के दिन में लोग बोलेगा भाई कोई एमबीबीएस डॉक्टर या एमएस सर्जन की एफआरसीएस सर्जन कहाँ है, और कोई ज्योतिष को बोलेगा का ज्योतिष है भैया, फोकट का विद्या है। बहुत लोग मानते नहीं, बट बहुत लोग विश्वास करते हैं। जो भी हो, हमारे देश में प्राचीन काल में ज्योतिष और चिकित्सा दोनों का सेम कैटेगरी था, दोनों ही हायर लर्निंग था, दोनों ही सेम कैटेगरी था। अब ये दोनों जो नकुल सहदेव, दोनों अवतार अश्विनी कुमार का, दोनों में वन ऑफ देम वाज वेरी ग्रेट काटपीट वाले डॉक्टर्स, और वन ऑफ देम वाज एस्ट्रोलॉजर।
ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो वो भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था, और ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ही इज द मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग। उनके समय कुछ कारण युद्ध भूमि के या कोई डिसीजन के समय उन्होंने जो अभिजीत नक्षत्र को, नक्षत्र मंडल जो जहाँ पे है, उससे बहुत दूर भगा दिया था। आई डोंट नो, बट दिस ये माइथोलॉजी कहता है कि भगवान श्री कृष्ण अभिजीत नक्षत्र को बहुत दूर भगा दिया था। उस समय से 28 नक्षत्र की बदल में 27 नक्षत्र का विचार धारा चालू हुआ। तो हम लोग 27 नक्षत्र को बड़ी बातचीत करेंगे। तो ये गया नक्षत्र की बात। अब जब सिकंदर आया, राशि कॉन्सेप्ट लेके आया, हमारे देश के पंडितों ने क्या किया, बोला राशि और नक्षत्र को मार्ज कर दो, मिला दो। मतलब कैसे दोनों को एक साथ देखेंगे, मार्ज करो। वो एक बात गया। अब पूज्य कृष्णमूर्ति जी, पूज्य ही कहेंगे, उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च चल रहा था साउथ इंडिया में, चेन्नई बेस एक रिसर्च, कुछ पंडित, टीम ऑफ ग्रेट पर्संस, उन्होंने एक रिसर्च चालू किया था। जो नवांश चार्ट है, उस नवांश चार्ट के ऊपर एक रिसर्च चालू किया था कि हम कैसे नक्षत्र लेवल में जाके प्रेडिक्शन करेंगे। और उस प्रेडिक्शन में कृष्णमूर्ति जी ने शामिल हुआ। ही वॉज ए वेरी ग्रेट सेंट, ए ग्रेट पर्सन। उनका भी ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छा नॉलेज था। उन्होंने उसमें एक्सेप्ट, और उस जो एक्सपेरिमेंट या जो रिसर्च में सबसे ज्यादा अपना योगदान चालू किया, सबसे ज्यादा अपना डिवोशन चालू किया। फिर उनका एक टीम बन गया, और उन्होंने उन टीम को लेके अपना स्टूडेंट्स, सराउंडिंग स्टूडेंट्स को लेके रिसर्च को आगे बढ़ाया। और काफी साल, 1-2 साल नहीं, 30-35 ईयर्स कम से कम उन्होंने रिसर्च किया, मेहनत किया। क्या मेहनत किया? आप समुद्र में देखे हो, समुद्र, वैदिक ज्योतिष को क्या कहता है? समुद्र, जिसका ना तल है ना अतल, सागर, इतना डीप है। अब इतना बड़ा समुद्र को हम कैसे समझेंगे? लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, बोला अगर हमें समुद्र को समझना है, अगर समुद्र के पानी को समझना है, तो हम काहे पानी में कूदेंगे, पानी को उठा लेंगे कहीं पे पानी को उठा लेंगे। समुद्र का पानी भी पानी है, और उसको अगर हम एक ग्लास में भर लेंगे, वो भी तो पानी है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्शन का जो हजारों प्रकार का रूल्स है, सभी रूल्स में गए नहीं कृष्णमूर्ति जी। वैदिक ज्योतिष का जो हजारों प्रकार का रूल्स है, सभी रूल्स में उन्होंने गया नहीं। एक वैदिक ज्योतिष का जो वैदिक प्रैक्टिस करता है, अपने एक जीवन क्या 27 जीवन में भी पूरा वैदिक ज्योतिष को वो क्यों, मैं भी, कोई भी अपना 77 बार भी ले लेंगे तो वैदिक ज्योतिष पूरा हम नहीं सीख पाएंगे। यह इतना गहरा है, इतना बड़ा है। तो कृष्णमूर्ति जी ने प्रेडिक्शन के लिए वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम किया। देखिए, अगर हमें दिल्ली जाना है कलकत्ता से, हम बहुत प्रकार से जा सकते हैं, बहुत प्रकार तरीका है। हम उड़ीसा होके जा सकते हैं, हम उधर नेपाल होके जा सकते हैं, हम सीधा चल सकते हैं यूपी होके, बिहार होके, जैसे भी हम जा सकते हैं दिल्ली। मन चाहे तो हम इधर उधर घूम के, उधर पूरा साउथ घूम के फिर दिल्ली आ सकते हैं, मेरा मन है। लेकिन जो बेस्ट वे क्या होगा भाई, फ्लाइट पकड़ो जाके फट से दमदम एयरपोर्ट से, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उतर जाओ। दिल्ली में शायद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, चलिए पता नहीं, जो दिल्ली एयरपोर्ट है, फट से उतर जाओ। ये भी तो किसी ने भाई इन्वेंट किया था, जल्दी 2 घंटा में पहुंच जाए। भाई पहुंचना है हमें दिल्ली में, हम पैदल जाए या गाड़ी पे जाए या प्लेन पे जाए, मौका अगर हमें है प्लेन में जाने का, पैदल जाने का क्या दरकार है। तो कृष्णमूर्ति जी ने उन स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम किया, और काम करके देखा कि नहीं, ये रूल काम करता है। और उन स्पेसिफिक रूल के ऊपर ही केपी एस्ट्रोलॉजी टिका हुआ है। केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब बहुत कोई हाई फाई बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बहुत स्पेसिफिक रूल है, स्पेसिफिक।
लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी प्योरली नक्षत्र ज्योतिष है। नक्षत्र ज्योतिष मतलब जो इंडियन एंशिएंट सिस्टम नक्षत्र ज्योतिष, नक्षत्र नाड़ी जो है या विष्णु भाव नाड़ी का जो मॉडिफाइड वर्जन, भाई बहुत प्रकार का ज्योतिष है, बहुत प्रकार का। जो जिस तरीका से देखा, जिस आंख से जो देखा वही ऑब्जर्व किया और उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर मेथड दे दिया कि दिस इज, ये होने से ऐसा होता है। जैसे लाल किताब बना दिया, कोई कहता है भाई चंद्रकला नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, सूर्य नाड़ी, आपका बहुत प्रकार का सिस्टम है। दशा सिस्टम में भी कितना प्रकार है, चर दशा, योगिनी दशा, वो कितना प्रकार का है। राशि बेस्ड सिस्टम है। और वैदिक ज्योतिष तो है ही वैदिक, जो मोर और लेस 90% लोग जिसको ऊपर काम करता है, 90% लोग, जिसको हम इंडियन एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर लोग, वो लोग कुछ नया फंडा बना दिया। कैसे बना? जो जैसे देखा, जिसने जो देखा उसी को वो चालू कर दिया और वही ऑब्जर्व हो गया, और उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम काम करते हैं। भाई मैंने देखा कि भाई फ्लाइट से दिल्ली जाने में सिर्फ 2 घंटा लगता है, बड़ा अच्छा जर्नी होता है। तो मेरे साथ उठ बैठ करने वाला लोगों को मैंने बोला भाई 2 घंटा में फ्लाइट से फटाफट पहुंच जाओ। सब बोल हाँ हम ऐसे ही करेंगे। मैं राजधानी से गया, राजधानी एक्सप्रेस से मैंने अपना उसी में मैं जाता हूँ, मैं कंफर्ट फील करता हूँ। तो मैं अपना लोगों को बताया भाई ऐसे जाया करो, बोले हाँ राजधानी में जाएंगे। मैं दुरंत में जाना चालू किया। अर्थात मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, मैंने जो माना, वो 10 लोगों को बोल दिया कि भाई ऐसे होने से ऐसा होते हैं। कोई गलत नहीं है और कोई कंप्लीटली सही नहीं है, ये मान के चलिएगा। इस जग संसार में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है। पूर्ण रूप से अगर सही एक कुछ है, वो है ईश्वर, और जिसका अस्तित्व हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हम देखे नहीं, कोई देखा नहीं। हाँ, कोई देख सकता है, सपने में देख सकते हैं, फीलिंग में देख सकते हैं, बट वास्तव में जो कहता है कि प्राचीन ऋषियों ने उनके साथ वो किया, उनके साथ झगड़ा किया, उन भगवान के साथ लड़ाई किया, आई डोंट नो, मैंने तो देखा नहीं, बट आई बिलीव बजरंगबली जी थे, बजरंगबली जी है, आई बिलीव, वी बिलीव। और यही है मेटाफिजिक्स। तो ज्योतिष में यही है कि अलग अलग ऋषियों ने जो ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन को हम मान के चलेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही हमारा नॉलेज टिका होगा। अब इसमें मैं एक बात कह दूं आप लोगों को, प्राचीन भारत भूमि में प्राचीन काल में जितना ऑब्जर्वेशन हुआ था, उसका 10 to 15% आज के दिन में हमारे हाथ में है। दिस आई बिलीव इट, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषियों का एक नंबर बात तो वेद तो श्रुति था, लिखाई पढ़ाई तो बड़ा बाद में शुरू हुआ, और जो लिखा पढ़ा जो नथी या जो लिपि या जो भी था, उसको तो शुरू से अंत तक उसको बर्बाद किया गया। एक तो जो आपका मुस्लिम इन्वेडर्स जो आए थे, वो सब गजनी मामूद जो आके तो तहस नहस कर दिया। पहले तो राक्षसों ने किया था, फिर अंग्रेजों ने आके वो भी तहस नहस किया। तो ऐसे करते करते हमारे देश की जो नॉलेज है वो सब खो गया। 15% है, 20% है, 10% है, उसको लेके ही हमारा उछल कूद है। वही अगर कोई कर लेगा तो वो विश्व में सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इतना ज्ञान था उनके पास। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। बट कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, कोई लोगों का गलतफहमी है कि कृष्णमूर्ति पद्धति जस्ट लाइक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नो। कृष्णमूर्ति जी ने भारतीय ज्योतिष जो है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, इस वैदिक ज्योतिष का जो 9 ग्रह फॉर्मूला, 9 के 9 ग्रह है वैदिक ज्योतिष में। कौन सा है? केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, दिस 9 प्लैनेट्स, इसका ही इस्तेमाल किया। वैदिक ज्योतिष में प्राचीन काल से 27 नक्षत्र, 27 स्टार्स,
अश्विनी भरणी से लेके रेवती तक, इस 27 नक्षत्र को लिया। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष में जो 12 भाव की बात है, भाबा, इसको लिया और 12 राशि का कॉन्सेप्ट को भी लिया। अब नया कुछ तो नहीं किया, जो था वही लिया। इसमें एक अंतर है, हमारे वैदिक ज्योतिष में, हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को हम मानते हैं। पश्चिम जो देश में, यूरोप में पश्चिमी एस्ट्रोलॉजर वो राहु केतु को विश्वास करते नहीं है। वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सेल वगैरह वगैरह लेते हैं, बट दे डोंट बिलीव राहु केतु। और हमारे ज्योतिष में, जो हमारा ज्योतिष है इंडियन, उसमें सबसे बड़ा रोल है राहु केतु, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऊपर आसमान में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वो राहु केतु का सबसे बड़ा योगदान है ज्योतिष में। ये जो ब्रह्मांड में आज के दिन में जो इम्बैलेंस, कोई उच्च कोई नीचे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अच्छा कोई बुरा, ये इम्बैलेंस, ये सृष्टि जब हुआ था तो वो इम्बैलेंस चालू हुआ था, और सृष्टि करता ही इम्बैलेंस को चालू कर दिया था। जो काश्यप ऋषि थे, काश्यप ऋषि ने क्या किया, दक्ष राज का 2 कन्या को शादी कर लिया। एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति। अदिति का गर्भ में देवताओं पैदा हो गया, दीति का गर्भ में राक्षस पैदा हो गया, एक ही बाप का संतान। राक्षस मतलब जो अशूर, शूर और अशूर। शूर मतलब जो रिदिम में रहेगा, सूर में रहेगा, और असुर मतलब जो रिदिम में नहीं रहेगा, अशूर। तो 2 प्रकार का जन्म ले लिया। अब ये जो देव, सूर और असुर का सृष्टि हो गई। अब सूर असुर में लड़ाई झगड़ा दिन भर का। अब सूर ने क्या सोचा कि अब असुर को मारना पड़ेगा, उसीलिए उन्होंने क्या किया, अमृत का बुलावा किया। कैसे? उन्होंने क्या किया, अमृत का बुलावा करने के लिए समुद्र मंथन कर लिया। समुद्र मंथन के समय सूर जो थे उसको पता था कि हमें अमृत मिलने वाला है, और असुरों को जो मिलना है सब दे दो, रुपया पैसा रत्ना जो मिल रहा है ले लो। अब जब अमृत वो मतलब ले लिया, असुरों में जो हिरण्यकशिपु था उसका एक लड़की था ना, उसका नाम था सिंहिनी, और सिंहिनी का एक बेटा था जिसका नाम था सर्पराक्षस, जिसको हम राहु कहेंगे। वो क्या किया, वो देख लिया कि ये अमृत लेके देवताओं लोग कुछ छुपा के ले जा रहा है। वो देवताओं का बेस बदल के, देवताओं का बेस वो है, जाके क्या किया, अमृत पी लिया। तो जिस कारण देवताओं ने बोला जितना झंझट समाप्त कर देंगे, असुरों को नाश कर देंगे, हम अमर हो जाएंगे, वो पानी पक गया। जितना उन लोगों का सोच था, वो जो इम्बैलेंस खड़ा हो गया, पैदा हो गया। बोला असुर भी वो बन गया, क्या बन गया, अमर बन गया। कौन? राहु। उसको भगवान विष्णु ने 2 हिस्सा में काट के, और मतलब क्या किया, उसको तो इम्बैलेंस कर दिया, बट उसके कारण ही पूरा जग संसार इम्बैलेंस हो गया। और वो जो दोनों टुकड़ा हुआ था, एक है चाहत, एक है अनचाहत। अब इस चाहत अनचाहत की खेल ही कलयुग में चल रहा है। इंसानों के जीवन के दुख जो भी है सबका कारण है, बन गया। अच्छा बुराई सबका कारण बन गया ये चाहत और अनचाहत। तो वो इम्बैलेंस जो पैदा हुआ था, वो इम्बैलेंस जो हुआ था, वो इस सूर्य और अशुर के कारण उस समय से। अब उसी राहु केतु को हम अपना ज्योतिष में क्या करते हैं, मान्यता देते हैं, प्रेडिक्शन में हम उसको लगाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रयोग नहीं है, वो लोग राहु केतु को मानते नहीं। अब बात देखिए, ये जो राहु केतु है, क्या मैंने कहा, चाहत और अनचाहत। अब हम क्या करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हम लोग क्यों, हम ज्योतिष सीखने के लिए बैठे हैं भाई। ज्योतिष क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि ईश्वर का जो सृष्टि है
ईश्वर ने सबको सृष्टि किया, हम विश्वास करते हैं, और सबको सृष्टि करके उसका डेस्टिनी लिख दिया, विधि लिपि, और विधि में जो लिखा है वो घटित होगा, जो विधि में लिखा है वो होगा। और सब मानते हैं कि मेरा जो डेस्टिनी है उसमें वो कुछ लिखा है, वो घटित होगा, लेकिन क्या लिखा है वी डोंट नो। कल क्या होगा मेरा, आई डोंट नो। अब क्या किया, बोला कल क्या है वो देखने के लिए कुछ कला निर्णय किया जाए। देखो कल क्या होगा ये कौन देख सकता है, हम विश्वास करते हैं किसी भगवान, उसको सब पता है भगवान ही देख सकता है कि कल क्या होगा। और जब हम उसी भगवान की आंख से देखने की प्रयास करेंगे, ज्योति इस की ज्योति, तो हम कल को देखने की प्रयास करेंगे। और कल क्या है, कल क्या है, कल है अदृष्ट, जो हमें नहीं दिखाई देता है, जो हमें नहीं दिखाई देगा। हम अदृष्ट को दृष्ट करने की प्रयास करेंगे, यह है ज्योतिष, इसी कारण हम यहाँ पे बैठे। अब ये अदृष्ट को दृष्ट करने की जो कला है, अदृष्ट को दृष्ट करने का जो प्रयास है, ये शुरू से चालू हुआ था, एकदम पहले जमाने से, और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अदृष्ट को दृष्ट करने के लिए। अब हमारे पास जब कोई आएगा, हम उसका अदृष्ट देखेंगे। अब अदृष्ट क्यों देखेंगे, क्योंकि उसको ना मन में चाहत है, हर किसी का मन में चाहत है, एक अनचाहत भी है। चाहत क्या है राहु, अनचाहत है केतु। अब सबके मन में चाहत है, उसीलिए सबके मन में शंका है, डर है, और उसी कारण वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या है। जो योगी होता है, जो महात्मा होता है, जो योग साधना में अपने सरोरिपु के ऊपर चले जाते हैं, उसका ना कोई चाहत ना कोई अनचाहत, उसका कोई पत्र नहीं होता है, उसका कोई दशा नहीं होता है, वो सबके ऊपर पार चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर चाहत अनचाहत कुछ नहीं है। जिसके अंदर चाहत है, जिसके अंदर अनचाहत है, वो चाहत अनचाहत के कारण ही उसका आना जाना, उसका दृष्ट अदृष्ट, और वही हमारे पास आएगा। तो इम्बैलेंस क्या राहु केतु से हुआ है, और इस राहु केतु के कारण ही जितना धरती जग संसार में इनफीरियोरिटी, इल्यूशन पैदा हुआ है भ्रम, राहु है इल्यूशन। तो हम राहु केतु को कैसे बात देंगे, तो कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को और बाकी जो 7 ग्रह है, इन 9 ग्रह को, वैदिक ग्रह को एड ऑन किया। देखिए हम ग्रहों को प्लैनेट, हाँ बोलते हैं प्लैनेट, बट इन आवर सेंस ग्रहोस आर नॉट प्लैनेट। प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी, ग्रहोस आर नॉट सेलेस्टियल बॉडी। राहु केतु सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। राहु केतु क्या है, दो बिंदु, जो धरती का जो घूम रहा है, धरती उसका अपने एक्सिस में घूम रहा है, उसका जो ट्रैक है, और उसको सराउंड करके चंद्रमा घूम रहा है, उसका अपना ट्रैक है। तो ये जो ट्रैक है ना, दोनों का ट्रैक जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वहां पे 5 डिग्री का एक क्रॉसिंग पैदा होता है। वो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक पॉइंट को राहु, एक पॉइंट को केतु कहा जाता है। और उस दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट में पूरा जग संसार का, पूरा धरती का, चंद्रमा का, सबका अपना अपना अभिकर्ष बल है, एनर्जी है, महाकर्ष बल है। तो उस दो बिंदु में एक इतना एनर्जी इकट्ठा होता है इतना एनर्जी, जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहे या फिर जो भी कहे, इतना एनर्जी इकट्ठा होता है, जिसका उस दो बिंदु में इतना पावर, इतना एनर्जी वो मतलब क्रिएट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो किसी ग्रह से कम नहीं है, ज्यादा है किसी ग्रह का एनर्जी से। बृहस्पति शनि, दे आर वेरी वेरी बिग प्लैनेट्स। बृहस्पति शनि का भी अपना अपना अभिकर्ष बल है, लेकिन ये जो इंटरसेक्ट बिंदु जहां पे राहु केतु, मतलब जिसको हम राहु केतु कहते हैं, उस इंटरसेक्ट बिंदु में इतना ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होता है, इतना ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो जाता है, उस एनर्जी का प्रभाव पूरा धरती जग संसार सबके ऊपर पड़ता है। दिस दो इंटरसेक्ट पॉइंट आर कॉल्ड राहु केतु। और ऋषियों ने ना, उसके पास ना टूल्स था, ना कैलकुलेशन का ऑप्शन था, वो आंख, खाली आंख, और ये छठा इंद्रिय, 6 सेंस, उसको महसूस कर लिया था कि दिस आर कॉल्ड राहु केतु।
प्राचीन ऋषियों ने जो भी विद्या, जो भी नॉलेज का उद्भावन किया था, उस हर नॉलेज को उन्होंने फर्स्ट जो किया था, देवता चाहे ऋषि चाहे, कोडिंग कर दिया था। कोडिंग। ये जो राहु केतु का बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, राहु केतु का ये एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है। दिस इज ए लर्निंग, ये एक शिक्षा है राहु केतु को डिकोड करने के लिए। इतना एनर्जी वहां पे एक्यूमुलेट हो गया, वो कोई ना देख पाएगा, ना कोई महसूस कर, मतलब कोई देख नहीं पाएगा, परंतु उसका प्रभाव इतना ज्यादा होगा, वो भ्रमित हो जाएगा, है क्या, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु एक बिंदु में इतना एनर्जी जो हम देख नहीं पाएंगे, वो क्या हो गया, वहां पे एक्यूमुलेटेड हो गया, और उसके प्रभाव हमें भ्रमित कर दे रहा है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहा था, माइथोलॉजी कहता है। वी नो वो भगवान विष्णु भी ना पहचान पाए ये है कौन, देवता या राक्षस। अमृत दे ही दिया और पी लिया। तो जिसको ना भगवान विष्णु, वी बिलीव दैट भगवान विष्णु ना पहचान पाए, हम कौन सा खेती का मूली है उसको पहचान लेंगे। तो ज्योतिष में राहु केतु को समझना हर एक एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा जटिल काम है। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के राहु केतु के ऊपर एक स्पेसिफिक रूल बनाया है कि ऐसे ऐसे हम राहु केतु को देखेंगे। इस कोर्स में वो भी मैं कहूंगा। मैं अगर सच बात कहूंगा तो पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने, कृष्णमूर्ति जो ज्योतिष हम कहते हैं, जिसको हम नक्षत्र ज्योतिष, क्योंकि उनके नाम से ये कृष्णमूर्ति ज्योतिष बन गया, प्रिडिक्शन करने के लिए जो स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम किए थे, पिन पॉइंट रूल, उस पिन पॉइंट रूल के ऊपर ही हमारी बातचीत होगा। हम फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बिल्डिंग बनाना नहीं सिखाऊंगा, बट बिल्डिंग का जो बेस बनाना सिखा दूंगा। एक बिल्डिंग जो बनता है उसका जो बेस होता है ना, वो बेस मैं आपको बता दूंगा। अब उसके ऊपर कितना तल बनाना है वो आप लोगों का मेहनत है। आप लोग पढ़ो। ज्योतिष मतलब दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी लोग हैं उसमें से ज्यादा 15 to 20% लोगों का पत्री में ये प्रॉमिस है कि वो ऑकल्ट को माने या ना माने। 20% ज्यादा, बाकी 80% लोग ऑकल्ट मानेगा नहीं, और मैक्सिमम लोग तो विश्वास ही नहीं करता है, बहुत लोग तो हेट करता है। बट जो 20-30% लोग है, 20% लोग है, हम उसमें से कोई एक है। हमारे पत्री में ऐसा कनेक्शंस है जिसके कारण हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष सुनते हैं, ज्योतिष देखते हैं, ज्योतिष में आनंद पाते हैं। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे जो हुए हो, क्या मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा? जो ज्योतिष का नॉलेज मिलेगा उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा जो है आपका आत्मा का आनंद मिलेगा, अंतरात्मा को आनंद मिलेगा, मन को शांति मिलेगा। भाई बहुत सारा किताब है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, क्यों ज्योतिष में आए हैं हम? भाई इतना सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट छोड़ के हम ज्योतिष में क्यों आए हैं? क्योंकि हमें आनंद लगता है, हमारा आत्मा को सुकून मिलता है ये रिसर्च करने में। क्या जो किसी को नहीं दिखाई देता है हम उसको देखेंगे। आगे क्या है जो किसी को नहीं पता, हम देखेंगे, हम देखने की कला जानेंगे। आगे ए है, इसलिए इसको कहते हैं ज्योतिष। तो ज्योतिष बनने के लिए अगर ईश्वर की आंख से देखना है तो ईश्वर ना बनो, भगवान ना बनो, लेकिन उसका अच्छा संतान बनो। पिता के आंख से अपना पुत्र का ना ही देख पाते। अगर अच्छा पुत्र बनना हो तो हमें डिवाइन लाइफ लीड करना है, डिवाइन वे पे चलना है। बिना डिवाइन लाइफ के ज्योतिष नहीं कोई बन पाएगा, संभव नहीं है। और एक चीज,
देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा जो टूल्स है दैट इज रूलिंग प्लैनेट। जिन लोगों का रूलिंग प्लैनेट समझ में आ गया, रूलिंग प्लैनेट तो समझ में आना बड़ा इजी है, जिनको रूलिंग प्लैनेट का सहायता मिलना शुरू हो गया, डिवाइन गाइड, उसका प्रेडिक्शन बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन रूलिंग प्लैनेट का गाइडेंस या डिवाइन इंडिकेशंस सब नहीं ले पाते। जो ले पाएगा ही विल बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और रूलिंग प्लैनेट का इंडिकेशन पाने के लिए डिवाइन लाइफ लीड करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, ज्योतिष का हो चाहे कोई भी ऑकल्ट हो, उसमें अपने आप को अगर कोई मतलब उसके ऊपर रिसर्च करना है तो डिवाइन लाइफ मस्ट, नहीं तो अपना कर्म और खराब हो जाएगा। भगवान अष्ट बसु का एक बसु था विश्व, पितामह विश्व। उसको दापर युग में मर्त में आके अपना जो है कई सालों से अपना लीला रचाने की दरकार हुआ था। बड़ा दुख झेले थे। क्यों? उसका कर्म के कारण कर्म का फल भुगतने के लिए उसको आना पड़ा था। हम भी इस धरती में, हम भी इस जीवन में, जिसको जीवन प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से हम कोई कर्म निभाने के लिए आए हैं, और जो कर्म है वो सटीक ढंग से निभाना है। और ज्योतिष जो है ये अष्टम भाव का खेल है। मैं अष्टम भाव क्या है आगे बताऊंगा। तो अष्टम भाव का कर्म, अष्टम भाव का काम जो है वो भी सटीक ढंग से निभाना पड़ेगा, अदरवाइज और कर्म खराब हो जाएगा। देखिए, तो हमारा टूल्स क्या है? 12 राशि। मैं एक दिन एक्सप्लेन करूंगा राशि के बारे में। निश्चित रूप से आप सभी को आप सभी जानते हो, बट फिर भी मैं कहूंगा राशि के बारे में, क्योंकि ये मेरा वादा है। कोई लोग तो नया है आप लोगों में। 12 राशि के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टूल्स जो है 12 भाव के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो 9 के 9 ग्रह है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो राशि को ड्रिल डाउन करके हम नक्षत्र में जाएंगे, नक्षत्र को ड्रिल डाउन करके हम उप नक्षत्र में जाएंगे, सब में। प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम बताऊंगा मैं। आप लोगों में बहुत सारा लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट या ईस्ट इंडियन चार्ट, कोई भी प्रकार का चार्ट देखते हो, तो मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट एंड साउथ इंडियन चार्ट दोनों प्रकार का चार्ट रीडिंग समझाऊंगा। आप लोगों को सीखना पड़ेगा साउथ इंडियन चार्ट एंड नॉर्थ इंडियन चार्ट। मैं समझाऊंगा कैसे रीड किया जाता है, बड़ा इजी बात है। फिर मैं प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में जाऊंगा, भाव चलित पत्री के ऊपर बातचीत होगा, व्हाट एवर भाव चलित पत्री। फिर हम जो रूल में जाएंगे, केपी रूल में सबलॉर्ड थ्योरी करेंगे, टेनेंटेड अनटेनेंटेड रूल करेंगे, हिडन रूल करेंगे, हिडन रूल। फिर राहु केतु वाला रूल होगा। फिर रूलिंग प्लैनेट, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में मैं रूलिंग प्लैनेट के साथ साथ रूल ऑफ ओरिजिन आप लोगों को बताऊंगा। एंड द इन्वेंटर ऑफ दिस रूल माय गुरुजी डॉक्टर एंड्रयू दत्ता, ही इज द इन्वेंटर ऑफ दिस रूल। मैं उनसे ये रूल सीखा, मैं उन्हीं वो रूल आप लोगों को समझाऊंगा। हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर द बार्थ टाइम इज करेक्ट और नॉट, रूल ऑफ ओरिजिन समझाऊंगा। फिर टाइमिंग ऑफ इवेंट होगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट मतलब किसी का जीवन में अगर कोई घटना है, मान लो कोई आके पूछा हमें मेरा शादी होगा, तो हम कहेंगे हाँ आपका शादी होगा। पत्री देख के बता दिया यस देयर इज ए प्रॉमिस ऑफ मैरिज इन योर चार्ट। फिर पूछे कब होगा, तो हम कहेंगे भाई इस साल का इस महीने का इस सप्ताह में इस दिन में होगा। रूल क्या है मैं बताऊंगा इस कोर्स में। होरारी एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा। किसी का जन्म का समय नहीं है, तारीख नहीं है, कुछ नहीं पता है, होरारी एस्ट्रोलॉजी कर लो, होरा कर लो, होरारी कर लो। तो ऐसे करके हमारा क्लासेस आगे जाएगा 24 क्लासेस में। इस कोर्स को डिजाइन किया, हर क्लास में रहेगा, कोशिश करेगा हर क्लासेस में रहने का, कोशिश करेगा हर क्लास में लाइव रहने का, प्रश्नों उत्तर करने का, और क्लास का रिकॉर्डिंग मिलने के बाद रिकॉर्डिंग को कम से कम 1-2 बार। आज के क्लास का रिकॉर्डिंग का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं मैं, लेकिन क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट डे में फर्स्ट बताऊंगा राशि, फिर वावा, फिर ग्रह, फिर ड्रिल डाउन करके राशि को ड्रिल डाउन करके नक्षत्र, फिर उपनक्षत्र, ऐसे करके हम आगे जाएंगे। देखिए आज जितना बोलना था मैंने बोल दिया। मैं हर दिन क्लास में 1 घंटा मैं बताऊंगा, मैं 1 घंटा, करीब 1 घंटा मैं बताऊंगा। फिर प्रश्न उत्तर का पर्व रहेगा,
आप लोग अगर मन में कोई भी प्रश्न है आप बताते जाओ, रिगार्डिंग माई कोर्सेज, रिगार्डिंग माई लेक्चर, रिगार्डिंग माई नोट्स। उसका उत्तर देने में जितना समय लगेगा उतना समय मैं दूंगा, लेकिन मैं 1 घंटा बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं बकबक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काशी आ जाएगा, खांसी आ जाएगा मुझे। और एक चीज़ कि अगर आज तो शुरुआती दिन है, मैंने जो बोलना था इतना समय बोल दिया, अगर अब लोगों का कुछ बोलना है, आप लोग बताइए बताइए। पहले तो जान पहचान हो जाए, आप लोग कौन कौन हो मुझे पता नहीं। सुब्रत जी है, अमन जी तो परितोष जी है, हाँ मनीष जी कहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन लेने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था आज। नो प्रॉब्लम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये एक है, जो बीटीआर हम करते हैं उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर भी है कि मान लीजिए किसी का टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, अब वो तो हमें तभी पता लगेगा जब हम उसको कोई प्रिडिक्शन देंगे और वो फेल हो गई, या हमने जैसे कहा कि भाई चार्ट देख के कि इस टाइम पीरियड में तुम्हारी मैरिज हो सकती है और वो नहीं हुई, फिर वो दोबारा क्लाइंट आएगा कि नहीं हुई, तभी हम बीटीआर करेंगे ना सर। देखिए तो और एक चीज, बीटीआर के लिए तो मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उसके इवेंट्स जानने के लिए, तो कोई ऐसा वे आउट भी है कि जो कि हम क्लाइंट से बिना पूछे बीटीआर कर सके? वही तो सिखाऊंगा मैं। हाँ, क्योंकि उसमें एक चीज हो जाती है, क्लाइंट को ना ये लगता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये सारे इवेंट्स तो मुझसे ही पूछ रहा है। वही तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। जी सर जी, तो वही तो यही मैं क्वेश्चन था जी सिखाऊंगा। मेरा। देखिए जो रूल ऑफ ओरिजिन है, मेरा गुरुजी डॉक्टर एंड्रयू दत्ता, उनका 500 इयर्स एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है। उनका पिता, उनकी दादा, उनकी माता, सब दे आर ऑल एस्ट्रोलॉजर एंड दे आर ऑल ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और उनके अपनी फैमिली में देखिए कुछ ना विद्या गुप्त रहता है, वो सभी को सब नहीं देता है। एक ऑब्जर्वेशन था, हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर द बर्थ टाइम इज करेक्ट। देखो आज के दिन में तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे, ये टाइमिंग का बात हुआ, लेकिन 200 साल पहले तो लोगों के पास घड़ी नहीं था। एक इंसान का बार्थ चार्ट या कुंडली बनाने के लिए समय तो दरकार है, जी क्योंकि सर। उसका जो जो जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसका जन्म के समय, उसका जन्म की तारीख, जन्म की बार, ये सब चाहिए, तभी तो हम तीसरी नक्षत्र क्या समझेंगे। तो आज से पहले 100 साल पहले तो लोगों के पास कैलेंडर भी नहीं था। 200 साल पहले आज कौन सा दिन है सुबह पंडित जी बोल के गए आज शुक्रवार है, चलो आज शुक्रवार है। अच्छा आज कौन सा तिथि है, चलो हम पंडित जी के पास वो पाजी देख के पूथी देख के बताएगा आज वो तिथि है। अब अभी समय क्या है, ऊपर आसमान में सूरज भगवान तो ऐसी जगह में, अच्छा अभी कुछ 11-12 बजे होगा, वही तो तरीका थे। और फिर भी वो बनते थे भाई, बनाते थे उस समय। आज तो बड़ा टूल्स हमारे सामने, बहुत कुछ आ गया। तो उस समय ना लग्न शुद्ध करने के लिए बहुत सारा रूल था, लग्न जो है ठीक करने के लिए। जो खना का एक वचन है, बोलता है लग्न जथा चंद्र तथा अथवा त्रिकोण में, लग्न जहाँ पे होगा चंद्र वहीं पे होगा, या फिर वहां पे त्रिकोण में 5-9 में होगा। ये बहुत सारा जो नक्षत्र से, जो जन्म के समय चंद्र नक्षत्र से रवि का नक्षत्र का डिफरेंस दिवा दंड में होगा तो 16 नक्षत्र, ऐसा कुछ एक रूल है, मैं भूल गया हूँ। मतलब बहुत प्रकार का रूल प्राचीन काल से ही था कि किसी का जन्म या किसी का लगन सही है कि नहीं जानने के लिए। अब आज के दिन में घड़ी भी आ गया और हम केपी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे ना 2-3 मिनट किसी का अगर जन्म का समय गलत है, हमारे सामने जो प्रोवाइडेड बर्थ टाइम अगर 3 और 4 मिनट्स का इधर उधर है, तो हम उससे अगर प्रेडिक्शन करेंगे गलत हो सकता है। अर्थात केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करने के लिए परफेक्ट टाइम होना चाहिए, और परफेक्ट टाइम तो मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। जब किसी का जन्म होता है, जो जन्म देता है उसको भी पता नहीं, जो जन्म लेता है उसको भी पता नहीं। जन्म का जो विटनेस है वो थर्ड पार्टी, जो जिंदगी में और कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो डॉक्टर था नर्स था वो कहाँ चला जाएगा, बदली हो जाएगा, किसको क्या पता। अब वो लोग लिख देता है कि भाई द बार्थ टाइम इज सच एंड सच, सच एंड सच, और वही हम मान के चलते हैं। मे भी आप लोग जानते हो कि हॉस्पिटल का जो लेबर रूम है वहाँ पे बहुत सारा एक साथ फट 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 बच्चा होता है, और जो डॉक्टर्स है वो नर्सेस है, दे आर मतलब कभी कभी होता है बोला एक साथ 10-12 बच्चा होने के बाद वो रिपोर्ट लिखना बैठा, सब 3 बजे हो गया, लिख दिया,
कोई 3:12, कोई 3:15, कोई 2:02, मतलब जो मन में आया लिख दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलती कर रहा है, वो लोग भी सही ढंग से कर रहे थे, बट उन लोगों पे गलती हो सकता है भाई, बहुत प्रेशर में काम करते हैं, और वही टाइम को लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारा भी प्रेडिक्शन गलत होगा। सर एक सामने ये वाला भी होता है ना कि नाल कब काटी, मतलब उसको ये सब बर्थ टाइम मानेंगे एक्सप्लेन या करूंगा, फर्स्ट मैं क्राई को? एक्सप्लेन करूंगा अभी, ये अच्छा समय जी, ये सब ठीक है सर। एक्सप्लेन करूंगा, एक के बाद बताऊंगा। आज जी सर स्टोरी के जी, माफिक थैंक यू। समझिए, आज रूल में मत जाइए, मैं बताऊंगा सब, वो कृष्णमूर्ति जी के नजरिया से क्या है सब बताऊंगा। तो बात ये है कि ये जो बात हुआ ये जो जन्म का समय लेके, अब सामने वाला ना हमें जो दिया, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ, दिस इज माय टाइम ऑफ बर्थ, दिस इज माय प्लेस, और उसके ऊपर हमने क्या किया, पत्री को कस्टिंग किया और बोलना चालू किया, और सामने वाला बोलेगा आपको कुछ नहीं पता, आप गलत बोल रहे हो। भाई मैं सही बोल रहा हूँ, जो मुझे पत्री दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका पत्री है नहीं, वो तो जन्म का समय 10 मिनट आगे पीछे है। तो मैं इस कोर्स में किसी का जन्म का समय अगर 10-15 मिनट का इधर उधर है, वो भी ठीक करने का कला आप लोगों को सिखा दूंगा। लेकिन अगर कोई कहे ना मुझे पता ही नहीं मैं कब जन्मा था, सुबह माँ बोलता है सुबह, दादी बोलता है दोपहर को, पिता बोलता है नहीं 10 बजे, वो रूल मैं नहीं सिखा पाऊंगा। पता नहीं कौन सा ईयर, आई डोंट नो। स्कूल के किताब में 1953 है, लेकिन माता जी बोलता है नहीं नहीं, वो जब भारत स्वाधीन हुआ था उसके बाद वाला वर्ष में। पिताजी बोलता है ऐसा नहीं है, जो 51 का जो बहुत बड़ा तेज आंधी हुआ था उस समय में। तो ये भूल भुलैया को ठीक करने का भी कला मेरे पास है। कोई बोला कि सुबह से दोपहर के, लेकिन इस कोर्स में मैं वो ऐड ऑन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो करने में 10 क्लास लग जाएगा। परंतु मैं आप लोगों को जो समझा, मतलब जो देके जाऊंगा, वो किसी का अगर बात टाइम गलत है, 10-15 मिनट का भी इधर उधर है, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, सिखा दूंगा हाउ टू रेक्टिफाई दैट बात टाइम रेक्टिफिकेशन में। ठीक है जी, बताइए श्वेता जी, कोई हाथ उठाए हो? कुणाल जी क्या बोलना है, बेटे बताइए। हाँ सर, हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे किसी का हॉरोस्कोप देख रहे हैं। हेलो। बताइए ना, मैं सुन तो रहा हूँ। हाँ, तो किसको कौन सा स्टोन सजेस्ट करना है, ये सब तो आप बताएंगे ना? अरे भाई ये रेमेडियल कोर्स नहीं है, ये प्रेडिक्टिव कोर्स है। मैं सुनिए, अच्छा। 9 स्टोन होता है, 9 ग्रह का 9 स्टोन। हाँ हाँ। पहले तो समझो कौन सा ग्रह खराब है। हाँ वही, हाँ। भाई भाई रोग कहाँ पे है पहले समझो। हम्म। भाई अगर रोग समझ में आ गया, तो उसको तो कोई भी स्टोन आप कह सकते हो। जी जी। मैं एक चीज कहता हूँ, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ये हम्म। स्टोन वाला चक्कर कभी भी नहीं था कि इस ग्रह अच्छा। के खराब होने से ये स्टोन पहनो। ये करीब 1200-1500 साल से इसके ऊपर ज्यादा काम हुआ है, और आज के दिन में ज्यादा हाँ। होता है। और ये कहूंगा ये हम्म गलत भी नहीं है, दिस इज अ वेरी करेक्ट, स्टोन काम करता है। हम्म। लेकिन क्या है, दिस इज नॉट ए जेम स्टोन कोर्स, मैं आप लोगों को कह देता हूँ। दिस इज अच्छा अच्छा। फुल्ली प्रेडिक्टिव कोर्स। और प्रेडिक्शन आपको आ अच्छा। गया कि झंझट कहाँ पे। भाई रोग अगर पेट का है ना, आपको अगर समझ में आ गया पेट का रोग है, तो पेट का ही दवा, चाहे आप झंडू का दो या डाबर का दो या बैद्यनाथ का दो, पेट का ही दवा दोगे ना, सर का तो नहीं दोगे। हम्म। तो झंझट कहाँ पे, ये सीखो। जी कहिए श्वेता जी, आप जी। हाथ उठाए, बताइए क्या बताना है। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो, सर मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत ही इंटरेक्टिव थी आज तो क्लास। कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, ये बातें बहुत कम लोगों को पता थी ना, क्योंकि जो सहदेव थे वो नक्षत्रों की गणना करते थे, उनको नक्षत्रों का बहुत ज्ञान था। बहुत बहुत सी बातें आपने बहुत अच्छी बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कई बार ऑनलाइन सेशंस वगैरह होते हैं ना, तो जो सिखाते हैं उनको खुद ही बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं। बट मुझे आज की क्लास करके ये लगा कि मैं एक सही गुरु के पास हूँ। तो मुझे आज क्लास करके बहुत खुशी हुई सर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत, आपको इतनी नॉलेज है, मैं भी थोड़ा बहुत सीख ही लूंगी। नहीं तो भैया, बस मेरा सर ना यही था। इतना कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरा कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा पूज्य गुरुजियों से, उन लोगों को चरणों तले बैठे मैं कुछ सीखा हूँ, और वही मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ तो मैं लेके नहीं आया हूँ, जो मैं सुना थोड़ा पढ़ा वही को मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा बकबकिया इंसान हूँ, बकबक करता हूँ, देखोगे कि जी मैं थोड़ा ज्यादा ही बकबक करता हूँ।
लोग लिखाते हैं, लोग वो करते हैं, लेकिन मैं बकबक करता हूँ। लिखना है आप लिख लो, नहीं लेकिन नहीं सर, मुझे 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 यही पसंद आया, यही तरीका पसंद आया। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ना हो और कोई सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो होराड़ी क्या हम एस्ट्रोलॉजी होराड़ी से उसके बेस भी होराड़ी चीजें होराड़ी बता सकते हैं? होराड़ी 20th अच्छा क्लास में जाके होगा होराड़ी, 20 नंबर अच्छा। क्लास में जाके होराड़ी होगा। We ठीक है don't सर। need any date of birth. We don't need any date of time. ओके। पिन पॉइंट स्टनिंग प्रेडिक्शन होगा होराड़ी में। केपी एस्ट्रोलॉजी अच्छा का सबसे बड़ा कृष्णमूर्ति ज्योतिष लोग जो सीखता है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष का सबसे बड़ा पार्ट ये होराड़ी है। और इस कोर्स का अंत में जाके मैं होराड़ी एस्ट्रोलॉजी को पूरा रूल केपी का बताऊंगा, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू अप्लाई होराड़ी, होराड़ी प्रिंसिपल बता के जाऊंगा। ठीक है, ओके सर। टेंशन करने का दरकार नहीं है, कर दूंगा। परितोष जी भाई बताइए। নমস্তে স্যার। नमस्ते जी, नमस्ते। আমি কিন্তু বাংলায় বলছি। बोलिए, कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा, बोलिए। हाँ, अ, आपने जो बताया था अभी वो तो ठीक है, अच्छी है बहुत। এবার তো হচ্ছে যে আমরা যমজ বাচ্চার যে ছক করব যখন দেখব, তখন দেখতে গেলে কি করতে হয় ওটা? अभी भाई हम लोग पेड़ के तले हैं ना, आप एकदम फल फूल में पहुंच गए। ठीक है, হ্যাঁ, ट्विन बार्थ को लेके ही केपी एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा अवतारणा हुआ था। ट्विन बार्थ को लेके ही केपी एस्ट्रोलॉजी का इतना अवतारणा हुआ था। बोला एक साथ जन्मा, एक ही माँ का पेट से, एक ही जगह में। वैदिक ज्योतिष में जो प्रिडिक्शन होता है वहां पे 20-25 मिनट, आधा घंटा भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर राशि नक्षत्र ना बदल जाए। हाँ, और केपी में ना 2-3 मिनट में सब लॉट बदल जाते हैं। मैंने क्या कहा, किसी एक बार्थ, ट्विन बार्थ है, दोनों का जन्म का जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि 1.5 मिनट या 2 मिनट। हाँ, एक हो गया राजा भोज, एक बन गया गंगू तेली, एक ही माँ का संतान है। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं, इस कोर्स में जो होने वाला है, मैं ना जड़ पे जाऊंगा, आप लोग भी जड़ पे रहिएगा। अगर जड़ आपने पकड़ लिया तो पेड़ का फल, पत्ता, फूल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। केपी का नींव जो है, वो जो बेस है, हम सब लॉर्ड लेवल पे जाएंगे। और 2 मिनट का डिफरेंस में, 2 मिनट का डिफरेंस में एक इंसान से दो और एक इंसान का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंस में, 2 मिनट्स। और ट्विन बार्थ में वही चीज होता है। ठीक है जी, हाँ, ट्विन बार्थ में वही चीज होता है। बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो हम करेंगे, हमारा जो भी काम होता है, हमारा जो भी प्रेडिक्शन होगा, सब लॉर्ड लेवल में जाके। अब मैं अब लोगों को और एक चीज दिखा दूं, मैं ना अब लोगों को केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में सब कुछ दिखाऊंगा। मैं केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मेरे पास अलग सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन मैं वो दिखाऊंगा नहीं। मैं ऐसे सॉफ्टवेयर में सबको सिखाऊंगा, वो सस्ता भी है, अच्छा भी है, टिकाऊ भी है। मैं 50,000 वाला सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने पेश नहीं करूंगा। केपी स्टार वन, म्यूट कर दीजिए आप सभी, अपना म्यूट कर दीजिएगा, जो अपना बात होने के बाद म्यूट कर दीजिएगा। केपी स्टार वन जो सॉफ्टवेयर है, केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर ईयरली 1500 रुपीज वो लोग लेता है, जो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। भाई मैं ना आप लोगों को बाइंडिंग में नहीं रखना चाहता हूँ, यू आर ऑल फ्री। आपका जो सॉफ्टवेयर मन में आए वो सॉफ्टवेयर अब ले सकते हो विचार करके। मैं केपी स्टार वन में दिखा दूंगा, और आप लोगों को अगर देखना आ जाएगा तो वर्ल्ड में कितना हजारों प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी आप देख सकते हो। उसीलिए पहले देखना आना चाहिए, वही मैं दिखा दूंगा। मैं केपी स्टार वन का ना थोड़ा नजरिया दिखाऊं आप लोगों को।
क्या हुआ, खुल नहीं रहा है किसी कारण। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, मैं बाद में दिखा दूंगा, नेक्स्ट डे दिखा दूंगा। तो चलिए आज इतना ही। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है बताइएगा। मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर है मोबाइल में? देखिए कुछ सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं आप लोगों को ना बता दूंगा क्या क्या सॉफ्टवेयर है, मैं इस ग्रुप में बता दूंगा। कुछ सॉफ्टवेयर है, आप लोग थोड़ा देखिएगा मोबाइल में, लेकिन हम लोगों का ना देखो इस कोर्स में हम ना डीप में जाएंगे। हमें डिग्री चाहिए, डिग्री प्लैनेट्स का डिग्री, सबका डिग्री डिग्री सिस्टम वाला चार्ट चाहिए। तो वो डिग्री सिस्टम वाला जो एप्स है KP Star One, दिस इज फुली आपका डेस्कटॉप और जो है ये PC वर्जन है। मोबाइल का ढेर सारा एस्ट्रोसेज से लेकर बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बट जब डीप में जाके हम रिसर्च करेंगे, डीप में जाके हम बातचीत करेंगे, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए मिनिमम KP Star One विल बी बेस्ट। कुछ है मोबाइल का, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करिएगा, मिल जाएगा। मेरा ही स्टूडेंट लोग बहुत सारा अलग ग्रुप का ये वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, तो मैं कुछ चीज आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग थोड़ा छानबीन करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, ओके सर। चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करें। जी বলছি सर। স্যার हाँ बोलिए बोलिए। রেমেডি हाँ, যেটা ভালো গ্রহ সেটার দেয় না, যেটা খারাপ গ্রহ তার দেয়? इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये किसी को नहीं पता। दिस इज फुल्ली इंट्यूटिव। ज्योतिष में एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। पूरा ज्योतिष में आप चाहे जितना किताब पढ़ो, जितना भी लॉजिक पढ़ो, सब जगह में एक बात लिखा है, स्थान काल पात्र का भेद में काम किया करो। स्थान काल और पात्र, और ये स्थान काल पात्र का विद्या शिक्षा कोई ना किताब में है, ना कोई गुरु दे पाएगा। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कुछ इवेंट के बारे में, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि आपको ना अपने लाइफ में स्थान काल पात्र कभी सेम नहीं मिलेगा। इस धरती में किसी दो इंसान का चार्ट एक नहीं है। जैसे कि गाछ का जो पेड़ का जो पत्ता है, हर पत्ता अलग है, हमारा जो अंगूठी का जो ये है वो हर सब का अलग है। तो हर किसी का चार्ट अलग है, हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी का कर्म अलग है। तो वहां पे कोई रूल नहीं है कि अच्छा को दो या बुरा को दो, ये अनुभव की बात है। मैं कुछ अनुभव बताऊंगा आप लोगों को, बट ये अनुभव की बात है। ये जो प्रश्न है, ये वन सेंटेंस क्वेश्चन 10,000 साल से आज तक इसका कोई ठोस आंसर ना कोई दे पाए, और मैं कहां पर, मैं कौन सा खेती का मूली हूं। मेरे बात आप समझ गए हो ना परितोष जी? दिस इज नॉट सो हाँ सर। इजी, दिस इज नॉट सो इजी कि आपका एक सेंटेंस का उत्तर मैं एक सेंटेंस में दे दूंगा। बट स्थान काल पात्र समझने के लिए देखो, लोग आज के दिन में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बढ़िया बात, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करो, बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले ना मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, मतलब मेडिकल टर्म्स जानना पड़ेगा। आज के दिन में जितना भी मेडिकल टर्म्स है, व्हाई, व्हेन, वेयर, सब जानना पड़ेगा, तब वो एस्ट्रोलॉजी से उसको कनेक्ट कर पाएगा। करो स्थान काल पात्र को ठीक करो, फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करो। जो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, पहले स्टॉक मार्केट समझो, फिर आके एस्ट्रोलॉजी करो, तब कर पाओगे। और किसी के जीवन के बारे में अगर बताना है तो भाई एस्ट्रोलॉजर को जीवन बाद भी जानना चाहिए कि होता है क्या। कोई एस्ट्रोलॉजर बन गया हिमालय के ऊपर बैठ के, और पता ही नहीं पति पत्नी में कोई झगड़ा होता है, ही डोंट नो, मालूम ही नहीं। कोई आके पत्र देखा, बोला मेरा ना पति, मेरा घर में अपना पत्नी से बड़ा बड़ा झगड़ा होता है। अब वो एस्ट्रोलॉजर बोला मुझे तो सुना ही नहीं दिया, मैं जानता ही नहीं हूँ झगड़ा नाम क्या चीज है, मैं तो कभी देखा ही नहीं हूँ। अच्छा, ये तो लिखा है किताब में, तो किताब में लिखा है, बट जीवन का अनुभव भी आपको सबको, पारिपार्श्विक, एनवायरमेंटल, जो भी चीज है सबके ऊपर धारणा रहना पड़ेगा, तब आप अच्छा ज्योतिष बन पाओगे। क्योंकि स्थान काल पात्र का जो भेद है ये कहीं पे नहीं सिखाया जाता है, ये हमारा वास्तविक धारणा है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर होगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए शुभ सर रात्रि।
जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ज्योतिष कर्म को महत्व देता है? निश्चित निश्चित, हम तो कर्म ही देखते हैं ना, कर्म का फल ही देखते हैं, क्यों महत्व नहीं देंगे? हम तो कर्म ही देखते हैं, कर्म का फल देखते हैं, क्यों नहीं महत्व देंगे? सर रेमेडीज के रिगार्डिंग एक बात पूछ लूं आपसे? बताइए। मुझे ये लगता है कि रेमेडीज एक्चुअल में कुछ होती ही नहीं है। यही तो बात है, सही बात कहा आपने। There मतलब is no लोग remedy. मानते नहीं है इस बात को। गीता में भी ये लिखा है कर्म का फल है। अगर रेमेडी होती तो राम जी को क्या पड़ी थी कि वो लंका जाके इतनी दूर जाके लड़ते रावण से, वहीं कोई लाल किताब की रेमेडी कर देते और सीता जी आ जाती। मतलब मुझे ये लगता है, बाकी देखिए, एक आप बात है बताएं। मनीष जी, एक बात है इसमें, जो होनी है ना उसको तो कोई नहीं टाल सकता। अगर टाल भी दिया तो कल है, बट होनी है। अगर टाल भी जी दिया जी। तो कल है और होनी है। अब कल क्या होनी है? विथ इंटरेस्ट। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि रेमेडीज अगर है वैदिक की तो वो मंत्रों में है। और मंत्र उच्चारण आज की डेट में मेरे ख्याल से 1 नहीं या नहीं 2% ही लोग हैं मनीष जो जी, सही से कर सकते हैं। सभी रेमेडी है। ये जो अच्छा जी। दान पुण्य वाला खेल है, दान करो दान, जी बट दान के लिए मैं कहूंगा, ये लोग जब बड़े बड़े बाबा लोग दान वाला बात कहते हैं ना, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपका दान तभी सिद्ध होगा जब जो ले रहा है ना वो खुशी खुशी ले रहा है और लेके उसका इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही सर। मैं एक एग्जांपल में एक बात करता हूँ। आज से कई साल पहले, मान लीजिए 10-12 साल पहले, मेरे एक दोस्त का जीजा जी का चार्ट मैंने देखा था, और उसका चार्ट देख के मैंने उसको किसी कारण बताया था कि आप ना हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाइएगा, और जो रोटी खिलाइएगा बड़े प्यार से खिलाइएगा। 3-4 दिन बाद बोला, भैया मुझे देखते ही कुत्ते भाग जाते हैं, और जब रोटी देता हूं तो मेरा रोटी खाता ही नहीं, तो मेरा कैसे ये दशा कटेगा? मेरी बात आप समझ गए हो ना? जी सर जी। तो भाई खुशी खुशी, तो मैंने कहा उनको, उस समय कहा था कि आप अपना मोहल्ले का जो कुत्ते लोगों को खिलाते हो, वो शायद कुत्ते लोग बिरयानी चाप खा के जो है वो बड़े हुए हैं। आप गली में जाके कोई लूला लंगड़ा कुत्ता है जो ऐसे ही से घूम रहे हैं, जिसका कोई देखता नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई मोहल्ला नहीं है, उसको देके देखो, शायद वो खा लेगा, क्योंकि उसके पेट में भूख है, उसका सर लोगों नीड ने है। आदत खराब कर दी है कुत्तों की। लोग ना ग्लूकोज के बिस्कुट देते हैं और लोगों को ये नहीं पता वो उनके लिए जहर है। राइट। अब देखो बात यह है, तो बात जी ऐसा है कि हमें जो करना है, क्या वही स्थान काल पात्र का बात आ जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट डे हमारा जो बात होगा, हम 12 राशि को एक्सप्लेन करने की प्रयास करेंगे। उसके बाद वाला दिन हम 12 भाव को एक्सप्लेन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष खड़ा ही है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के ऊपर, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे हम सांप लूडो का खेल देखे हो ना, सांप लैडर, लूडो के पीछे सांप, और सांप जो है स्नेक लैडर का खेल होता है, ये उसी तरह है। वही इसे जो है चेस बोर्ड है, तो यही ज्योतिष 12 राशि, ये इसके अंदर ही सब यही घन चक्कर है, और इसको हमें बड़ा ध्यान से अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा, मेरा जितना नॉलेज है, मैं तो कितना कह पाऊंगा, इतना सा कह पाऊंगा, बट आप लोगों को जानना है ढेर सारा, धीरे धीरे जान जाओगे। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को समुद्र में फेंकूं, पानी में तो फेंक दूं, फिर तैरना सिखा दूं, अब पूरा समुद्र आपके सामने पड़ा है। चलिए नेक्स्ट डे हम मिलेंगे फिर। आज के लिए शुभ रात्रि सबको।